आज स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वॉल्यूम 1 पूरी पार्टनरशिप पे थी। देखो पार्टनरशिप एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस वाले बुक के अंदर हम अभी पूरी कंपनी तो नहीं पढ़ने वाले हैं, कंपनी अकाउंटिंग बहुत बड़ी है, हम यहाँ पर पूरी कंपनी अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ने वाले हैं, बट उससे रिलेटेड 2 एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी हम कंपनी को खोलते हैं, आपने क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम का आपका एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलने का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेजेस होती हैं। तो वहां पर आपने पढ़ा था क्या कि सबसे पहले होता है प्रमोशन, पहली स्टेज होती है कंपनी को खोलने की प्रमोशन। प्रमोशन स्टेज का मतलब होता है कि आपके पास एक आइडिया आया है कि आपको एक कंपनी खोलनी है, जहां पर एक प्रमोटर होता है उस आइडिया को लेकर आता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन तक की स्टेज तक लेकर जाता है। तो सेकेंड स्टेज ही होती है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। थर्ड स्टेज होती है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये वही स्टेज है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो वही स्टेज है, यही समझ लो कि वही स्टेज है। देखो जब भी आप किसी कंपनी को खोलते हो तो आपको पैसों की जरूरत होती है, आप कोई भी बिजनेस खोलते हो आपको पैसों की जरूरत होती है। तो जब हम किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है। अब वो पैसे किस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, देखो 2 तरीके हैं पैसे को इकट्ठे करने का, या तो हम बाहर से पैसा लें या अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करें। तो जो फाइनेंस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स मतलब बाहर का पैसा, ऑनर्स फंड मतलब खुद का पैसा। खुद का पैसा यहाँ क्या होता है, शेयर्स होते हैं। अभी शेयर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वॉल्यूम में 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है ऑनर्स फंड और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है बोरोड फंड्स। इसका मतलब ये बुक हमें ये बता रही है कि एक कंपनी अपने पैसों का इंतजाम कैसे करती है, कैसे उसके पास पैसा आता है, ऑनर फंड से कैसे आता है और बोरोड फंड से कैसे आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर्स की। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पढ़ना सीखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये शेयर क्या है, सबसे पहली बात तो ये शेयर्स क्या है। शेयर को अगर हम वैसे डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं उसे, हिस्सा। अब ये हिस्सा कैसे है, सपोज करो कि किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। किसी कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसने 10 लाख रुपए ना वो एक बारी में नहीं मांगती, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए एक ही जने से ले लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम एक जने से नहीं ले रहे वो 10 लाख रुपए, क्योंकि जब हम किसी को हिस्सा देंगे तो उसका उतना राइट भी आ जाएगा हमारी कंपनी के ऊपर, कंट्रोल भी हमारा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 10 लाख रुपए को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा मैं इन 10 लाख रुपए को डिवाइड कर देती हूं 1 लाख कुछ यूनिट्स में। मैंने उस हिस्से को यूनिट का नाम दे दिया कि कुछ यूनिट्स में डिफाइन कर देती हूं, और 1 यूनिट ना 10 रुपए की है, कि अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो 10 रुपए की वो 1 यूनिट मिलेगी आपको। मैंने 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगानी है। कैपिटल तो समझते हो ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो उस 10 लाख को मैंने अलग अलग यूनिट में बांट दिया। मैंने टोटल 1 लाख यूनिट में उसे बांट दिया और मैंने कहा 1 यूनिट 10 रुपए की है। तो देखो ना 1 लाख इंटू 10 लाख बन जाएगा ना। आपने कहा जी मेरे पास तो पैसे, क्योंकि हो सकता है किसी के पास पूरे 10 लाख रुपए ना हो आपको देने के लिए, बट वो आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाहता है। आपने कहा कि मैं तो 20 यूनिट खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है 20 यूनिट खरीदनी है, 10 रुपए के हिसाब से लेके आ जाना। यानी कि कितने पैसे ले आना, 20 यूनिट खरीदनी है, 10 रुपए के हिसाब से खरीदनी है ना, तो 20 इंटू 10, 200 रुपए लेके आ जाना मेरे पास। देखो 200 रुपए ही खर्च हुए सिर्फ, और उस कंपनी में आपको हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो ये जो हमने यूनिट बांटी ना, इसे ही बोलते हैं हम शेयर। शेयर कोई सामान नहीं होता है, शेयर जस्ट एक राइट होता है। क्यों राइट होता है, क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो शेयर क्या है, दिस इज अ यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर क्या है कि कंपनी की कैपिटल को हमने कुछ यूनिट्स में बांट दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर। अब ये शेयर ना हमारे पास 2 तरीके के हैं, इनके 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। ये भी सब आप पढ़ के आ चुके हो।
अब प्रेफरेंस शेयर्स को मैं तो जब बोलती हूँ ना, तो मैं तो बोलती हूँ ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये रिलेटिव्स होते हैं, ये पैसा लगा रहे हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। हाँ बुरे लगते हैं, हाँ होते भी हैं ये बुरे थोड़े से। और ये हमारे ब्लड रिलेशन वाले हैं, खून के रिश्ते, ठीक है। इनको मैं बोलती हूँ ये रिलेटिव्स हैं, इनको मैं बोलती हूँ ब्लड रिलेशन है। क्योंकि देखो ये ना सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पैसा देते हैं हमारे। सपोज करो मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मैंने अपने घर वालों से पैसा मांगा और मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, तो मेरे घर वाले तो मुझसे कभी पैसा वापस नहीं मांगेंगे, अच्छे घर वाले होंगे तो ताना भी नहीं देंगे, ताना दे देंगे कभी कभी, लेकिन अगर अच्छे घर वाले होंगे तो कहेंगे ठीक है पैसा लगा दिया तो लगा दिया बच्चे के ऊपर, ठीक है। वो पैसा नहीं मांगेंगे। कब मांगेंगे? एक बार को कमाने लग जाओ, बिजनेस बंद हो गया तो कहेंगे कि भाई बंद हो गया तो सामान बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो हमें कुछ तो हमारे हाथ में दे दो। वो भी तब कहेंगे अगर बच गया तो भाई, उसमें भी ना वो क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया ना, सामान बेचो, पहले बाहर के कर्जा उतारो जाके, जो तुमने बाहर के कर्जे ले रखे हैं ना पहले उनको उतारो जाके, वरना वो हमारे घर में आके खड़े हो जाएंगे। बाहर के कर्जे उतारो। और ये जो रिश्तेदारों का पैसा ले रखा है, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया था, बाहर वालों से लेकर भी लगाया था, रिश्तेदारों से लेकर भी लगाया था, अपने खुद के पेरेंट्स से लेकर भी लगाया था। तो उन लोगों ने कहा ऐसा करो तुम्हारा बिजनेस बंद हो चुका है ना, कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले तो बाहर वालों की कर्जदारी उतार के आओ, फिर रिश्तेदारों की उतारो। तुम नहीं भी जाओगे तुम्हारे घर में आ ही जाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद अगर बच जाए तो हमें दे देना, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, मत देना। और ये मांगेंगे कब? सिर्फ जब तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा होगा, उससे पहले बीच में कुछ नहीं मांगने वाले, मतलब पैसा नहीं मांगेंगे। जो पैसा इन्होंने आपके बिजनेस में लगा दिया है वो नहीं मांगने वाले, ठीक। दूसरी बात, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पैसा देते हैं। ये देते हैं ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए पैसा, इससे ज्यादा के लिए नहीं। अब देखो क्यों मैं इनको रिश्तेदारों को कहती हूं। अब देखो आपको पता है कि आप किसी बिजनेस से पैसा लगा रहे हो, देखो भाई हमारे घर वाले भी बिजनेस से पैसा लगाते हैं, तो भले ही वो ऊपर से कुछ ना बोले पर अंदर से तो उनकी इच्छा है ना कि आप उन्हें कुछ दो। बिजनेस में से प्रॉफिट कमाओगे तो कुछ तो दोगे, घर लाके कुछ तो बच्चा देगा ना आपने कि देखो भाई आपने भी पैसा लगाया मेरे बिजनेस में, तो थोड़ा सा तो पैसा आप भी लो। बट पैसा इन्होंने भी लगाया, पैसा इन्होंने भी लगाया, लेकिन जैसे ही तुम्हें प्रॉफिट होगा इनकी आंखें सबसे पहले आ जाएंगी तुम्हें देखने के लिए, ये सबसे पहले आएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स, इनका नाम भी जो है ना प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है इनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? कि जब भी आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने वाला होता है, अच्छा जो लोग शेयर से पैसा लगाते हैं उनको बोलते क्या है? शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? शेयर होल्डर्स। तो जब भी प्रॉफिट में से उनको हिस्सा मिलने वाला होता है, प्रॉफिट का पार्ट जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, शेयर होल्डर को शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। तो जब भी डिविडेंड मिलने वाला होता है तो उस डिविडेंड में सबसे पहला हक इनका होता है। हमने इनको राइट दे दिया कि ले लो प्रॉफिट हो गया है, सबसे पहले तुम अपना डिविडेंड पकड़ो, ठीक। उसी तरीके से जब कैपिटल वापसी हो रही होती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा होता है, रीपेमेंट कब होती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे। कब होती है रीपेमेंट? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? बिजनेस का बंद होना, कंपनी बंद होना, ठीक है। तो जब कंपनी बंद हो रही होगी उस टाइम पर जब आप पैसे वापस कर रहे होगे तो एक लाइन के अंदर ये दूसरे नंबर पे खड़े होंगे, थर्ड पार्टी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनको ये दो राइट्स दे दिए। क्या राइट्स दे दिए? कि भाई आपको सबसे पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले पैसा हम आपका वापस करेंगे, ठीक है। ये दोनों राइट किसके लिए है? ये बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? अब भाई तुम इतना सब कुछ ले रहे हो तो कल को ना हमारे बिजनेस में वोटिंग वगैरह भी होती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जा रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो तुम क्या तब भी आओगे हमारे घर में? तब नहीं, हम तुम्हें कहेंगे हमने तुम्हें कहा पैसा मिल रहा है ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो कोई वोटिंग राइट नहीं देंगे हम आपको। प्लस भाई तुमने पैसा लगा दिया, तुम्हें बदले में रिटर्न मिल रहा है, हमारे घर में आके ताकाजाकी करने की जरूरत नहीं है। कौन ताका? हमारे बिजनेस में पैसा हमारे घर वालों ने भी लगाया, तुमने भी लगाया है, बट तुम्हें रिटर्न मिल रहा है, हमारे घर वाले तो रिटर्न मांग नहीं रहे, वो कहते हैं होगा तो दे देना, नहीं होगा तो मत देना। पर तुम तो इतने नालायक हो, तुम तो लेके जाओगे। तो भाई हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी अगर हमें कोई डिसीजन लेना है ना तो फिर तुमसे नहीं पूछेंगे हम, किससे पूछेंगे हम? इक्विटी वालों से। तो इनके पास ये वाले दो राइट तो नहीं होते, लेकिन अपने दो राइट से इनके पास क्या कि इनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो राइट इनके पास नहीं है। अब
डिफरेंस समझ में आ गया? प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है, ये आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो पहले, बस एक बार रिवाइज होगी। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में शेयर कैपिटल की। ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस है इनकी भी कैटेगरीज हैं। क्या? सबसे पहले होती है हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये होती है बेसिकली किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, यानी कि आप कहोगे दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके जो मैक्सिमम पैसा एक कंपनी इकट्ठा कर सकती है वो ऑथराइज्ड होता है। ऑथराइज्ड मतलब क्या हो गया? आपने अथॉरिटी ले रखी है कि इतना पैसा आप शेयर्स के टर्म्स में ले सकते हो। हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी एक ऑथराइज्ड कैपिटल फिक्स करनी पड़ती है। याद है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है, तो उस कैपिटल क्लॉज में ये ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी हुई होती है। आपने स्टार्टिंग में ये काम कराना है, सपोज आपने 1 करोड़ की कैपिटल ऑथराइज करा ली, तो आप 1 करोड़ तक का पैसा शेयर्स के टर्म्स में इशू कर सकते हो। अब कल को आपको लगता है कि आपको बढ़ानी है अपनी ऑथराइज कैपिटल, तो बढ़ा सकते हो, बट उसके लिए फिर से रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करके फीस वगैरह देके वो काम हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आती है ऑथराइज के बाद आती है इशूड। देखो मैं ना इनको कुछ नाम दूंगी। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो होती है ना ददिया सास, घर में होती है ना एक ददिया सास, चाहे वो कितनी बुढ़ी हो चलती उसकी है, चाहे जान हो या ना हो, लेकिन अकड़ पूरी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये वो है। उसके बाद ददिया सास के नीचे कौन आएगी? सास भाई, सास, सास। और सास के नीचे कौन आएगी? बहू, क्योंकि सास भी कोई बहू थी। अच्छा देखो, क्या ये बहू इन दो से आगे बढ़ सकती है? क्या ये सास अपनी ददिया सास से आगे बढ़ सकती है? कभी नहीं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलता है। इशूड कैपिटल, कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, जो कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब होती क्या है ये? आपके पास सपोज करो मैंने कहा ना कि 10 लाख रुपए की आपको जरूरत थी, याद है आपको? आपने उसे 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि आप 1 लाख शेयर्स एक साथ इशू कर दो। भाई एक साथ ही आप पूरे अपने ऑथराइज्ड कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करते। आपने क्या किया? 1 लाख में से 20,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाल दिए, ऑफर कर दिए पब्लिक को। शेयर्स किसको ऑफर किए जाते हैं? पब्लिक को। पहली बात हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स इशू कर नहीं सकती ना पब्लिक को। ठीक है, तो आपने पब्लिक को 20,000 शेयर्स ऑफर कर दिए। तो ये जो आप ऑफर कर रहे हो ना, दिस इज योर इशूड कैपिटल। ये ऑफर है। किसका पार्ट है ये? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें टोटल 10,000 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, पर मैं 10 के 10,000 चॉकलेट्स नहीं बेचना चाहती हूं। मैंने उसमें से क्या किया? 10,000 में से सिर्फ 1,000 चॉकलेट्स निकाली बेचने के लिए। तो ये जो 10,000 डब्बे में रखी हुई हैं, और डब्बा ना 10,000 में बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता इसके अंदर, पर इसमें से मैंने 1,000 निकाल दिए हैं। तो ये मैंने बेचने के लिए निकाला ना बाहर, ऑफर करा ना मैंने बाहर, तो ये मेरा इशूड कैपिटल है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब जरूरी थोड़ी है मैंने 1 लाख में से कितने शेयर्स इशू करे थे? 20,000। क्या 20,000 ही बिक गए होंगे? मतलब अभी सिर्फ हमने ऑफर किया है। मैंने कहा कि ऑफर, मैं बेचने जा रही हूं, मैं चाह रही हूं कि आप मेरे 20,000 शेयर्स के लिए आके एप्लीकेशन मुझे देकर जाओ। अभी एप्लीकेशन क्या बोल दिया मैंने? अप्लाई करके जाओ। ठीक है, मैंने बोला अप्लाई करके जाओ। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 10,000 के लिए ही लोग आए मांगने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ 10,000 ही लोग शेयर्स मांगने के लिए आए, या ऐसे भी हो सकता है 25,000 आ जाए। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड।
पर क्या ये कभी भी इशूड से ज्यादा हो सकती है? मैंने 20,000 निकाले अगर बेचने के लिए शेयर्स ऑफर करे, तो क्या मैं 20 से ज्यादा दे सकती हूँ? मैंने यहाँ 1000 चॉकलेट बेचने के लिए निकाली है, क्या 1000 से ज्यादा दे सकती हूँ? निकाली 1000 है और निकाल नहीं सकती मैं, 1000 से ज्यादा नहीं निकाल सकती हूँ, तो नहीं बेच पाएंगे ना। तो क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से ज्यादा होगी? अगर कभी ज्यादा होगी तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम कैपिटल, जो किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को शो करता है। उसमें से कुछ शेयर्स हम पब्लिक को इशू करते हैं, पब्लिक को देते हैं, ऑफर करते हैं, फिर उसमें से कुछ शेयर्स को हमारी पब्लिक अप्लाई करती है, सब्सक्राइब करती है। वो इशूड के बराबर भी हो सकते हैं, पूरे 20,000 के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन आ सकती है, मतलब वो कह सकते हैं कि लाओ हमें दे दो, उससे कम भी कह सकते हैं, पर कम कितना कह सकते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 20,000 किए और सिर्फ 2,000 के लिए मेरे पास लोग आ रहे हैं लेने के लिए, ऐसा भी नहीं होता, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको? अब ये सब्सक्राइब्ड की कहानी है। और अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगी एक कंसेप्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। अभी है क्या? मैंने कहा मेरे पास एक बॉक्स था जिसके अंदर 10,000 चॉकलेट्स थी, उसमें से मैंने 1000 निकाली कि ये मैं ऑफर कर रही हूं। मैंने आपके सामने एक दूसरे बॉक्स में 1000 चॉकलेट्स पलट के रख दी है। मैंने कहा ये बॉक्स सामने रखा हुआ है, जिस जिसको खरीदनी है हाथ खड़ा कर लो, जिस जिसको खरीदनी है भाई हाथ खड़ा कर लो, ठीक है। अब मैंने देखा 1000 चॉकलेट्स के लिए 100 ही हाथ खड़े हुए सिर्फ। मैंने कहा मैं बॉक्स नहीं खोलूंगी, अब किसी को भी नहीं मिलती। मैंने वापसी बॉक्स पैक करा और घर लेकर चली गई। क्यों? तुमने कौन सा मेरे को पैसे दे देते तो मैं वापसी कर दूंगी। अगर मैंने एडवांस पेमेंट ले ली आपसे तो वो पैसा वापस कर दूंगी मैं आपको, घर कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपना बॉक्स पैक करके निकल लूंगी। तो आपने कहा ऐसे कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, कब बॉक्स खुलेगा ये, कब हमें मिल जाएंगी वो चॉकलेट्स? मैंने कहा कम से कम 90% ऑफ इशूड कैपिटल। आप जितना ऑफर कर रहे हो, अगर उसके 90% तक के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया तो बॉक्स खुलेगा और सबको मिल जाएगी, अदरवाइज मेरा बॉक्स पैक हो जाएगा। मैंने आपसे जो पैसे लूंगी मैं आपको पैसे लेकर मतलब पैसे मैं आपको वापस देकर अपने घर चली जाऊंगी। तो अगर मैंने 1000 चॉकलेट निकाली थी, ऑफर करी थी, कितने के लिए हाथ खड़े हो जाने चाहिए? 900 के लिए। 900 से ज्यादा हो जाए, 1000 तक चले जाए, कोई दिक्कत बात नहीं है, 900 से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हुए तो भाई वापसी देना पड़ेगा मुझे पैसा वापस, मेरा डब्बा पैक और गए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कब आपका कंप्लीट माना जाता है? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या है? 90% ऑफ इशूड कैपिटल। समझ आ गई यहां तक बात? अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो तरीके की है, मैंने आपके सामने लिखा है फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 20,000 शेयर्स ऑफर कर रही हूं। अभी 20,000 ऑफर किए थे ना, मैंने आपको कितने शेयर्स ऑफर करे थे? 20,000 शेयर्स ऑफर करे थे और 10 रुपए का एक शेयर था। सारे शेयर होल्डर्स अच्छे वाले होते होंगे, कुछ नालायक भी तो होते होंगे जो थोड़े सारे एक पैसे दे देते होंगे टाइम से, ना कुछ नहीं भी देते होंगे। तो भाई मेरे को ये पता चला कि 20,000 शेयर्स जो मैंने कुछ शेयर होल्डर्स में से बांट रखे थे, उसमें ना मेरा एक शेयर होल्डर ऐसा है, मेरा एक शेयर होल्डर ऐसा है, उसने मुझसे 2000 शेयर्स खरीद रखे हैं। कितने शेयर्स खरीद रखे हैं? 2000। भाई उसने ना मुझे पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया? उसने ना मुझे 3 रुपए नहीं दिए, टोटल सिर्फ 7 रुपए दिए उसने मुझे अब तक। नहीं है बात समझ में? जरूरी नहीं है 10 रुपए एक साथ ही मांगे जाए, तोड़ तोड़ के भी मांगे जा सकते हैं। हर शेयर के 7 रुपए दे दिए, हर शेयर के 3 रुपए बचे। देखो सपोज करो कि मैंने 10 रुपए का एक शेयर बोला है ना आपसे, तो मैं आपसे ऐसे ही मांग सकती हूँ कि पहले मुझे अभी 2 रुपए दे दो पर शेयर के हिसाब से, फिर 3 रुपए दे दो, फिर 4 रुपए दे देना, फिर 1 रुपए दे देना, मतलब इस तरीके से मैं आपसे मांग सकती हूँ पैसे। तो 10 रुपए को हम ऐसे तोड़ तोड़ के भी मांग सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो भाई उसने क्या किया, 7 रुपए तक तो पैसे दे दिए थे, 3 रुपए नहीं दिए उसने मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ फुल्ली पेड अप क्या है? पेड अप का मतलब क्या होता है? कितना टोटल पैसा आ गया। तो मेरे को 20,000 शेयर्स में से कितने शेयर्स पे सारा पैसा आ गया, पूरे 10 रुपए आ गए 20,000 में से। टोटल 20,000 शेयर्स थे, मैंने कहा मेरा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, उसने मुझे 3 रुपए नहीं दिए। तो ऐसे कितने शेयर्स हैं जिन्होंने मेरे को सारे पैसे दे दिए? 20,000 में से 2,000 माइनस कर दो,
कितने बचे 18,000। तो जब मुझे फुल्ली पेड अप लिखना होगा ना तो मैं लिखूंगी 18,000 शेयर्स पे मुझे 10 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा आ गया। तो ये तो मेरे फुल्ली पेड अप हो गए। अभी भी मुझे पैसा मिलना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है भाई, था तो 10 रुपए के हिसाब से, पैसा मेरे पास आना कितना था इनके पास से 20,000 आने थे, लेकिन कुछ पैसा अभी भी रह गया। कितना रह गया 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा अभी भी रहता है, यानी कि 6,000 रुपए अभी भी रहते हैं। तो कितने पैसे मिल गए मुझे इन शेयर्स पे 14,000। यहां तो मैं कह दूंगी यहां तो मेरे पास पूरा आ गया 1,80,000, लेकिन वहां पर मेरे पास 20,000 आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी 6,000 बकाया है, तो 14,000 आ चुके हैं। तो मैंने इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जिन्होंने सारा पैसा दे दिया वो फुल्ली पेड अप है, जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया वो नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है। अब 2 कंसेप्ट और समझो, कॉल्ड अप और एक होता है अनकॉल्ड अप, ठीक है। मेरा शेयर टोटल 10 रुपए का है, ठीक है। मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 3 3 2, ठीक है। मैंने कहा 10 रुपए में से मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पैसा मांगा। कितने पैसे मांग लिए मैंने 10 में से आपसे? कितने पैसे मांग लिए? 8। तो जो पैसा मैंने मांग लिया उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसा हम मांग लेते, कॉल्ड का मतलब क्या है? कॉल, मांगना, 2। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा हमने मांग लिया उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। कितना नहीं मांगा? 2 रुपए, तो वो अनकॉल्ड हो गए। टोटल 10 रुपए का शेयर है, 8 मैंने मांग लिया है, 2 मैंने नहीं मांगा है, तो जो मांग लिया वो कॉल्ड अप है, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप है, ठीक। ऐसे ही जैसे यहां पर आप पेड अप तो पढ़ चुके हो ना, एक होता है अनपेड अप। अब पेड अप का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने मांगा और मुझे मिल गया। अनपेड अप का मतलब है कि मैंने यहां पे 8 रुपए मांगे थे, मैंने 8 मांगे, उन्होंने मुझे उसमें से 3 रुपए नहीं दिए। 8 मांगे इज कॉल्ड अप, 3 रुपए नहीं दिए इज अनपेड अप, ठीक है। मांगा और नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे? अनपेड अप। पहली बात तो पैसे मांगने को क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज करो जरा। पेड अप, कॉल्ड अप, ज्यादा वो मत हो। सबसे पहले कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने मांग लिया। अनकॉल्ड क्या होता है? जो पैसा हमने नहीं मांगा। फिर उसके बाद पेड अप क्या है? पैसा मांगा और मिल गया, ठीक है, उसे पेड अप कहते हैं। जब पैसा मिलना इज पेड अप। हमने पैसा मांगा और हमें पैसा नहीं मिला, अनपेड अप, ठीक है। समझ आ गई ना बात यहां तक? जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो पहले हम उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। आप यहां पर शेयर्स इशू करने जा रहे हो, तो शेयर्स इशू होते कैसे हैं, तो उससे पहले कहानी सुनते हैं। देखो क्या हुआ कि मेरे को ना कार खरीदने का मन हुआ, तो मैं एक जगह से जा रही थी, मुझे शोरूम दिखा, तो वहां पर मुझे एक बहुत बढ़िया सी कार दिखी जिसकी कीमत थी 20 से 25 लाख रुपए, ठीक है। कोई छोटी मोटी पार्टी तो हूं नहीं, मैं मोटी सामी हूं, तो 20-25 लाख रुपए से नीचे मैं किसी गाड़ी पे हाथ रखती नहीं। तो मैं शोरूम में घुसी और मैंने वो गाड़ी देखी और गाड़ी देखते कहते ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो अब शोरूम वाले इकट्ठे होकर आ गए कि यार क्या हुआ, कौन सा कस्टमर आया जो ऐसे कह रहा है। मैंने कहा मेरी है, मेरी है, मेरी है। मैंने कहा हाँ आप ही की है, ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बैठो पहले, आराम से आप बैठो। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसे पैक कर दो। पैक कर दो इन द सेंस वही रिबन शिब्बन लगा के और वो सब कर दो। उसे ठीक है कर देते हैं, कर देते हैं। मैं कहा कर दो, कर देते हैं। वो उठेगा क्या? वो बंदा उठा ही नहीं। क्यों नहीं उठा भाई? मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया ना कि यार ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। कैसे मेरी है भाई? तुमने उसके लिए कुछ दिया अब तक? कोई इंटरेस्ट शो किया? मैंने अपनी जेब से निकाले पैसे, पूरा एक 100 रुपए का नोट निकाला मैंने कहा ये लो। तो अब उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, ठीक है। मैंने फिर निकाली अपनी चेकबुक, भरे उसमें 25 लाख रुपए, ठीक है, नहीं 100 रुपए, 25 लाख रुपए भरे, तुरंत एक ही बारी में पैसे दे दिए मैंने। उसने कहा अब ठीक है, अब पैकिंग शुरू हो गई। ये तो थी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास ना पूरे 25 लाख रुपए नहीं है भाई। किसी भी चीज को अगर हमें खरीदना है, कोई मेरे को घर भी खरीदना है, मेरे पास 2 तरीके हैं ना उसको खरीदने के। या तो मैं एक ही बारी में पूरा पैसा दे दूं, 1 शॉट में मैंने पैसा दे दिया, या मैं कहूं यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पूरा पैसा नहीं है, और किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुझे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। और यहाँ इंटरेस्ट बिना पैसों के नहीं दिखाया जाता, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो देना होता है। तो ध्यान करो कि घर, चलो गाड़ी से घर पे आते हैं। अब मैं एक घर खरीदने के लिए गई, मैंने
25 लाख का चेक देके गाड़ी तो खरीद लिया, पर गाड़ी को खड़ी करने के लिए घर भी तो चाहिए। तो अब मैं घर ढूंढने के लिए गई, बंगलो, सॉरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये मैं घर ढूंढने के लिए गई, मेरे को एक घर मिला भी, तो मैं इस घर को खरीदना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने अपना इंटरेस्ट शो करना है। तो सुना बयाना देते, बयाना सुना है ना। तो यहां पर मैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए उनको देकर आई एक टोकन अमाउंट। टोकन मनी समझते हो ना, कि भाई अगर घर 20 लाख का है, 50 लाख का है, 60 लाख का है, तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देकर भी आप उसको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि यार ये चीज मुझे चाहिए। इस हाँ, ये रिजर्व हो जाता है कि आपको ये चीज चाहिए, आप अपना इंटरेस्ट शो किया आपने, आई वो चीज आपको मिली नहीं है, आपने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। फिर जब सारी फॉर्मेलिटीज सब कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एक अगला अमाउंट भरना पड़ता है जिसे आप बोलते हो डाउन पेमेंट। क्या बोलते हो आप जिसे? डाउन पेमेंट। जैसे 50 लाख का अगर घर था, तो आपने कहा जी 5 लाख रुपए में अभी दे सकता हूं। बाकी बचे हुए पैसों का आप एक काम करो, जैसे मैंने सपोज करो 50,000 यहां दे दिए और मैंने 2.5 लाख रुपए यहां दे दिए। 50 लाख का घर है, कितने पैसे दे चुकी हूं मैं ऑलरेडी? 3 लाख। अभी कितने पैसे देने बाकी हैं? 47 लाख। मैंने कहा 47 को ना मुझे फाइनेंस कर दो आप। अब जब फाइनेंस हो जाएगा तो उसके बाद वो पैसा आपको कैसे भरना होता है? इंस्टॉलमेंट में। ईएमआई शुरू हो जाती है आपकी। तो इसके बाद डाउन पेमेंट के बाद आप देते हो ईएमआई नंबर 1, ईएमआई नंबर 2, इस तरीके से जब तक भी आपके जितने साल के लिए भी आपने लोन लिया हुआ उतने साल की आपकी ईएमआई बन जाएंगे और आप बार बार पेमेंट करते रहोगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस है किसी घर को खरीदने का या कुछ भी। जो आपने एक ही बारी में पैसा दिया उसे तो हम बोलते हैं लमसम, जो एक ही बारी में आपने पैसा दिया। और ये जो आप टुकड़ों में पैसे बांट रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको गाड़ी और घर का एग्जांपल दिया, लाइकवाइज शेयर्स भी 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट्स में भी, ठीक है। लेकिन यहां पर नाम ये इस्तेमाल नहीं होते। यहां पर मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी क्या नाम इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप टोकन अमाउंट बोलते हो ना, जिसे आप क्या बोल रहे हो? टोकन अमाउंट बोलते हो, हम यहां उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं उसे? एप्लीकेशन मनी। उसके बाद ये जो आपने डाउन पेमेंट भरी, डाउन पेमेंट का मतलब है घर की चाबी आपके हाथ में आ गई अब, क्योंकि हमने अब मान लिया कि घर आपने खरीद लिया, ऑनरशिप आपके नाम पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डाउन पेमेंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। और ये जो ईएमआईज हैं इसे हम बोलते हैं यहां पर कॉल मनी। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टर्म्स बताए। मैंने आपको यहाँ पे एक को आपने बोला एप्लीकेशन, एक को आपने बोला क्या? अलॉटमेंट, और एक को आपने बोला यहाँ पर कॉल मनी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर कंपनीज में कैसे होता है? आपको याद होगा, आपने एक वर्ड पढ़ा था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो दिस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये एक इन्विटेशन कार्ड है पब्लिक को कि हमारी कंपनी इतने शेयर्स इशू करने जा रही है, अगर आप इंटरेस्टेड है। मैं तो सही बोलती हूँ, प्रोस्पेक्टस इज जस्ट लाइक अ शादी का कार्ड, है ना। इन्विटेशन ही होता है शादी का कार्ड। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है और आप उस अगर मैरिज को अटेंड करने जा रहे होते हो तो इट इज मैंडेटरी कि आप शगुन लेके जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। वो अलग बात है तुम बेशर्म हो, खाली लिफाफा पकड़ा आओ, ठीक है, लेकिन इट इज मैंडेटरी ना कि आपको लेकर जाना ही होता है। बस फर्क इतना है कि वहां आपकी मर्जी है कि आप कितना देना चाहते हो, यहां वो आपको बता देते हैं कि कितना लेकर आना है। तो प्रोस्पेक्टस में ना ये लिखा होता है, जैसे कि सपोज करो 10 रुपए का शेयर है, मैंने पैसे इस तरीके से मांगे, कहा कि 3 रुपए लेकर, सपोज अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, 200 शेयर खरीदना चाहते हो, तो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सबमिट कर देना। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सबमिट कर देना। पर एप्लीकेशन मनी सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि शेयर्स आपको मिल ही जाएंगे। एप्लीकेशन मनी सबमिट करने का मतलब है आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। फिर उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसके बाद आपसे दूसरी मनी मांगी जाएगी। कौन सी? अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट मनी मांगने का मतलब है कि शेयर की ऑनरशिप आपको मिल गई है। एप्लीकेशन पे ऑनरशिप नहीं मिलती, कब मिलती है? अलॉटमेंट पे जाके। इसका नाम ही अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट का मतलब क्या है? आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है वो चीज, ठीक। और उसके बाद कॉल्स तो है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स इन लमसम की एंट्रीज क्या होती है। बहुत सिंपल एंट्रीज है। आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टस में इनविटेशन दिया कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने जा रहे हैं, तो पहले आपके पास पैसा आएगा या पहले शेयर्स दे देते हो? पहले पैसा आएगा। तो शुरुआत में जो एंट्रीज हम करेंगे, पहली एंट्री वही होगी पैसे आने की। ये एंट्री है आपकी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसा आया। किस नाम से पैसा आया? आपने सबसे पहला पैसा किस चीज का मंगवाते हैं हम? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशन मनी क्या आपकी है? अभी वो आपका पैसा नहीं है, अभी वो पैसा आपने लिया है, क्योंकि बदले में उन्हें कुछ दिया नहीं है। सिर्फ अभी आप अपने उन एप्लीकेंट से पैसे इकट्ठा कर रहे हो जो आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो फिलहाल वो एप्लीकेशन मनी आपकी लाइबिलिटी है, और आपको ही पता होगा कि लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट। तो इसीलिए आपने यहां पर किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये किस चीज की एंट्री है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, पहले में एप्लीकेशन मनी मिलती है। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि यस अब आप हमारे शेयर होल्डर बनेंगे, जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमारे शेयर होल्डर बनेंगे, उस दिन हम आपकी इस एप्लीकेशन मनी को कन्वर्ट कर देंगे आपकी शेयर कैपिटल में। यानी कि देखो, लायबिलिटी ये भी है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए लायबिलिटी शेयर एप्लीकेशन भी है, क्योंकि हमने अभी आपको बदले में कुछ दिया नहीं है। और जब हम इस पैसे को कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में, तो वो भी तो आपके बिजनेस की लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? हमने पैसा उधार लिया है आपसे। किस चीज का उधार लिया? क्योंकि हमने आपको अपने बिजनेस में एक हिस्सा दिया है, शेयर दिया आपको। ठीक है, तो एक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो एक लायबिलिटी क्योंकि खत्म होगी, तो उसको आप क्या कहोगे? जब एक लायबिलिटी खत्म होगी, लायबिलिटी कम होने पे क्या होती है? डेबिट। दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या करोगे? उसको क्रेडिट। तो अगली एंट्री आपकी बनती है इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने जो पैसा हमें एप्लीकेशन के नाम पे जमा किया था, अब हमने आपके उस पैसे को आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। बात आती है लमसम वाली। अब लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ पैसा दे दिया। मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट में होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बट जब लमसम का पैसा होता है ना, तो जिस दिन एप्लीकेशन है उसी दिन मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट भी वही है। तो यानी कि यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सेम होती है। तो जब आप लमसम की एंट्रीज करेंगे, तो आपने एक हल्का सा चेंज करना है। क्या? शेयर एप्लीकेशन के साथ साथ, मैं इसको एरो करके जानबूझ के लगा रही हूं ताकि ये चीज आपको ध्यान रहे, एंड अलॉटमेंट। लेकिन ये सिर्फ कब करना है? लमसम के केस में। ठीक है, अब लाइकवाइज क्योंकि आपने यहां एंड अलॉटमेंट किया, तो यही काम आपको यहां भी करना होगा कि जब भी आप लमसम का केस करेंगे, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही मांगी जाती है। यानी कि टोकन, डाउन पेमेंट, टोटल अमाउंट आपका एक से साथ जा रहा है। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट्स की हम बात करें, तो इंस्टॉलमेंट में हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और जैसे जैसे कॉल आएंगी, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, जितनी भी होंगी, वो कितनी भी हो सकती है। अब देखो जरा, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस है यहां वाला। सबसे पहले यहां पर भी एप्लीकेशन मांगी जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? जब कंफर्मेशन हो गई कि अब हमारे एप्लीकेंट नहीं, अब हमारे शेयर होल्डर है, तो हम उस आपने एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का, और मैंने पैसे ऐसे मांगे आपसे, 3 रुपए मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन पे दे दो, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे देना, और बचे हुए 4 रुपए मुझे सेकंड कॉल पे दे देना। ये क्या है आपकी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, तो आप मुझे 3 रुपए देकर चले गए एप्लीकेशन के टाइम पे। जब आपने अप्लाई किया तो आप 3 रुपए देकर चले गए। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं आपसे, तो मैं आपके ये 3 रुपए ट्रांसफर कर दूंगी शेयर में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से 3 रुपए आ चुके हैं, अब आपको बचे हुए 7 रुपए देने हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, 3 रुपए आपने दिए होंगे, वो 3 रुपए आपके यहां आ गए। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन के बाद हम क्या मांगते हैं?
अलॉटमेंट। देखो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बारी थी तो मैंने कहा वो एप्लीकेशन मनी मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं था कि मैं आपके इस पैसे का इस्तेमाल करूंगी या नहीं करूंगी, आप मेरे शेयर होल्डर बनोगे या नहीं बनोगे। लेकिन जिस दिन मैंने आपको अपने बिजनेस में शेयर दे दिया, मैंने ये मान लिया कि आप मेरे शेयर होल्डर हैं, उस दिन आपसे पैसा मांगना मेरा एसेट है। भाई मैंने आपको 10 रुपए का हिस्सा दिया है ना, तो 10 में से आपने मुझे भी 3 रुपए ही तो दिए हैं। अब अगली बारी आ गई है आपसे मेरे 2 रुपए मांगने वाली हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरा एसेट है। तो पहले हम उसको ड्यू करके दिखाते हैं, हमारे पास इतना पैसा आने वाला है तो उस चीज को ड्यू किया जाता है। ड्यू मतलब दिखाया जाता है कि इतना पैसा आएगा, क्योंकि हम आपको उतने से हिस्सेदारी और देने वाले हैं। हमने 3 रुपए से आपको हिस्सेदारी दे दी, अब 2 रुपए से देने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा एसेट है, एसेट बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहा जाएगा ये पैसा, शेयर कैपिटल में। कितना, 2 रुपए। अब देखो पहले मैंने शेयर में पैसा डाल दिया, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन हो चुकी थी, आपको शेयर्स मिल चुके हैं। पैसा टुकड़ों में जा रहा है। जब गाड़ी खरीद के लेकर आऊंगी फाइनेंस पे, तो गाड़ी तो पूरी आएगी मेरे पास, या फिर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट दूंगी, पहले टायर ले जाओ, दरवाजे ले जाओ, शीशे ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना, सीट बेल्ट, सीट्स ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। पूरा एसेट आपके हाथ में आता है ना, उसके पैसे आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो। ठीक है, तो लाइकवाइज आपको हम इंस्टॉलमेंट, देखो ऑनरशिप इंस्टॉलमेंट में जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बाद में जो भी लोग पैसे आपको देके जाएंगे अलॉटमेंट के नाम के, तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक एसेट खत्म हुआ, दूसरा एसेट अराइज हुआ, अलॉटमेंट का पैसा बैंक में। आपके घर पे बिजली का बिल आता है, ठीक है, जब आपके घर पे बिजली का बिल आता है, तो जब वो बिजली दफ्तर वाले वो बिल बनाते होंगे ना, तो ये मान लेते होंगे, उन्होंने एक एस्टिमेट बना दिया कि इतना पैसा उनके पास आएगा। पर क्या हम सभी बहुत ही अच्छे वाले कंज्यूमर हैं, सभी बिल भर देते होंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बिल नहीं भरते होंगे। मैंने एसेट तो क्रिएट कर लिया कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि तारीख आ गई थी, बिजली के बिल के ऊपर एक डेट लिखी होती है ना, ड्यू डेट। वो मान रहे हैं कि इस ड्यू डेट पे इस वाले कंज्यूमर से 2,000 रुपए आने हैं। बट क्या जरूरी है कि 2,000 आ जाएंगे? जब आएंगे वो तब एंट्री करेंगे ना। तो यहां पर भी तो यही कर रहे हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई 2 रुपए की एसेट क्रिएट हो गया हमारा, 2 रुपए से हमारे पास 2 रुपए आने हैं उस शेयर्स पे। बट अगर आएंगे तो लिखे जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लिखे जाएंगे। और शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास 10 शेयर होल्डर्स हैं, 10 में से 8 ने पैसा दे दिया, 2 ने नहीं दिया, तो 8 की एंट्री करेंगे हम। 2 का क्या करेंगे वो भी बात की कहानी है, पैसा मांगा मिला नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कॉल मनी पे। फिर से अब देखो आगे का पैसा मांगना भी मेरा एसेट ही है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एसेट क्रिएट किया, किस नाम से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। फिर से मैंने अब आपको हिस्सेदारी बांटी, कितने से, अगले 1 रुपए से। ठीक, जिस दिन मिल जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने एक वर्ड लगाया ना यहाँ पे फाइनल, क्योंकि इसके बाद में पैसा नहीं मांग सकती उनसे, फाइनल कॉल है हमारी, आखिरी पैसा है। कितना पैसा है वो आखिरी, 4 रुपए। और लास्ट में जिस दिन पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप एक बात पे गौर करिए, टोटल मैंने उनको शेयर्स कितने के दिए हैं, 10 रुपए। देखो जरा, शेयर कैपिटल गिनना है सिर्फ, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 और 4 हो गए पूरे 10 रुपए। जिस दिन लास्ट कॉल होगी उस दिन आपका पूरा अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें मैंने आपको कुछ बताया नहीं। 100 का शेयर था, 100 में हमने बेच दिया। 10 का शेयर था, 10 में हमने बेच दिया। यहां पर ना कुछ होते हैं टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि इशू हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने शेयर्स को। तो हमारे पास 2 तरीके हैं शेयर्स इशू करने के। एक है एट पार। अब ये पार क्या है, आपको कुछ टर्म सीखने होंगे, जैसे कि होती है फेस वैल्यू,
इसी को ही हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। जैसे कि 500 रुपए का नोट, उसके ऊपर कितना अमाउंट छपा है 500, तो उसकी फेस वैल्यू है, वो 500 रुपए का ही काम करता है ना। बट वहीं पे अगर मेरे पास कोई आज से 50 साल पुरानी कोई करेंसी है, जैसे जो एंटीक बन चुकी है, बेसिकली जो एंटीक बन चुकी है, वो क्या अपनी फेस वैल्यू पे बिकेगी या उससे ज्यादा पे बिकेगी? यानी मैं कहूंगी कि वो मोर देन फेस वैल्यू बेची जा रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एट प्रीमियम। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं कि जो शेयर्स एंटीक हो जाते हैं वो हाई वैल्यू पे बिकते हैं, उसके रीजन कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार का मतलब होता है कि जब आपका शेयर अपनी फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाता है, यानी कि 10 रुपए का अगर शेयर है, वो 10 रुपए में ही मार्केट में इशू किया जा रहा है, तो वो है एट पार, ठीक है। लेकिन अगर कोई शेयर मोर देन द फेस वैल्यू, अगर कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू, अपनी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे बेचा जाता है, जैसे कि 10 का शेयर 12 में बेचा जा रहा है, या 14 रुपीज में बेचा जा रहा है, 15 रुपीज में बेचा जा रहा है, तो वो होता है एट प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचना इज प्रीमियम, फेस वैल्यू पर बेचना इज एट पार। क्या कभी ऐसा होता होगा कि फेस वैल्यू से कम पे बिकता होगा? भाई केस तो ये भी हो सकता है ना, 10 का शेयर 8 में, तो भाई पहले बिका करता था, जब हम पढ़ते थे तब डिस्काउंट पे भी इशू होता था, पर हमारा जमाना और था, तुम्हारा जमाना और है, तो तुम्हारे जमाने में वो हट गया है, ठीक है। हमारे पास आ चुका है एक सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो हमें अलाउड नहीं करता कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सके। उसके बाद लेकिन एक शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स ऐसी है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेक्शन बनाया, सेक्शन 54। देखो ये 3 सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप याद रखो इन सेक्शन को, ठीक है। सेक्शन 53 क्या कहता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, टू पब्लिक आप इशू नहीं कर सकते। लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 54, वो एक क्लास ऑफ शेयर्स को अलाउड करता है कि आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। वो कौन से शेयर्स है? वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट मतलब क्या होता है? सेक्शन 54 हमें कहता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। अब स्वेट का मतलब बताया मैंने यहाँ पे पसीना, तो ये किसको मिलते हैं? ये हमारे उन एम्प्लॉइज को मिलते हैं जो हमारी कंपनी में पसीना बहा रहे हैं, मींस द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, उनको हमें अलाउड करते हैं। उनके भाई इतना डेडिकेशन के साथ वो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और वो शेयर्स हम आपको मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे देंगे, यानी कि फेस वैल्यू से कम पे देंगे, तो हो गया ना डिस्काउंट। तो सिर्फ सेक्शन 54 अलाउड करता है, वो भी एम्प्लॉइज को इशू करना स्वेट इक्विटी शेयर्स, अदरवाइज डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है। कौन सा सेक्शन मना करता है? सेक्शन 53, सामने लिखा हुआ नलायको। नेक्स्ट, अब एक सेक्शन 52 है हमारे पास, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ठीक है। 52 भी इतना भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है फिलहाल हमारे लिए। तो सेक्शन 52 बताता है अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये मैंने क्या लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? ये हमने प्रीमियम पे इशू किया ना। देखो कंपनी में हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है। आपने कोई शेयर 10 की जगह पर 12 का बेचा, 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना आपके पास, वो 2 रुपए आपके लिए फायदा है नुकसान है? कल को तुम्हें कोई नुकसान होगा ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई तुमसे पूछने के लिए नहीं आएगा कि भाई इस नुकसान की भरपाई तुमने कैसे करी है, कहां से गुजारा किया, अपने कहां से तुमने पैसे इकट्ठा किया। लेकिन तुम्हारी अचानक से अगर लॉटरी लग गई तो रोज चाय पीने आएंगे तुम्हारे घर पे, हाँ और उन पैसों का क्या किया, कहाँ इस्तेमाल किया वो सब पैसा। तो ये भी तो ऐसे ही है हमारे। 10 का शेयर आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का क्या इस्तेमाल किया आपने पर शेयर के हिसाब से, और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेक्शन 52 उसका पूरा आपको हिसाब किताब देता है कि कहां इस्तेमाल कर सकते हो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है। तो पहला तो है किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टू इशू द फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? दिवाली बोनस सुना ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें अपने एम्प्लॉयज को या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कुछ शेयर्स दे देते हैं फ्री में। बोनस वही तो होता है जो फ्री में दिया जाए विदाउट एनी मनी कंसिडरेशन। दिवाली पे भी दे दिया हमने, एक शेयर पकड़ा दिया, सबको ऑनरशिप मिल गई एक से। तो बोनस शेयर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? वो पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी
हमें बोनस शेयर्स इशू करने होंगे तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉय से तो मांग नहीं सकते, या जिनको भी हमने शेयर्स दिए उनसे तो मांग नहीं सकते, बोनस है ना, इसलिए। उसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, व्हाट आर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या होते हैं ये प्रीलिमिनरी? याद है इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ खर्चे होते हैं, स्टार्टिंग में कंपनी खुली भी नहीं है उससे पहले ही खर्चे, ये कंपनी के खुलने से पहले के खर्चे हैं, तो उन खर्चों की भरपाई कहां से करोगे? यहां से करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, ठीक है। तीसरा, कई बार क्या होता है कि आप अपने सिक्योरिटीज को इशू करते हो, मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटीज, क्या जब भी हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर सीखोगे आप, तो उनको इशू करते टाइम ना कुछ खर्चे होते हैं, कुछ कमीशन देनी पड़ती है कई बार। और देखो शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स होते हैं, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो भाई उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिडेम्पशन का मतलब समझते हो? रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या होता है रिडेम्पशन का मतलब? रीपेमेंट। पैसा लिया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा। जैसे इक्विटी वाले मैंने बताया था ना, ब्लड रिलेशंस, अपने तो अपने होते हैं, वो नहीं पैसा मांगते ना एंड तक बिल्कुल भी, लेकिन वो रिश्तेदार याद है प्रेफरेंस वाले, और बिल्कुल बाहर वाले पढ़ोगे अभी अगले चैप्टर में, डिवेंचर्स, बिल्कुल नालायक एकदम, उन्हें तो अपना पैसा चाहिए तो चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो भाई उनको ना कई बार जब हम पैसा वापस करते हैं, जैसे आप लेते टाइम पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे हो, ऐसे देते टाइम भी कई बार पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, पैसा वापस करते टाइम भी कई बार एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे का जुगाड़ हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो रिडेम्पशन के टाइम पे अगर एक्स्ट्रा पैसा यानी कि प्रीमियम देना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायबैक। बायबैक मतलब मैंने बताया था ना, इक्विटी वाले अपने होते हैं। कई बार क्या होता है कि अब जब घर वाले हमारे बिजनेस से पैसा लगाते हैं ना, तो भाई कई बार रोज ताना मारने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इतना पैसा लगाया बर्बाद कर दिया, हमने तुम्हारे पर इतना खर्चा किया, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई तुम्हारे ना अंदर का जमीर जागता है, तुम कहते हो यार जमीर, जमीर जमीर ही तो बोलते हैं, समीर नहीं जमीर तो जमीर जागा, तुमने कहा यार ये रोज ताने मारते, इनको इनके पैसे वापस करने हमने, तो पैसे वापस करने हैं उनके, तो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? तो पैसा कहां से आएगा? ऐसे हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं। अब जितना ज्यादा आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, उतना कंपनी का कंट्रोल चला जाता है दूसरों के हाथों में, तो आप वो कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो वापस लेने के लिए आपको उनसे शेयर्स वापस लेने पड़ेंगे, तो उस वापस लेने को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। सिर्फ इक्विटी वालों के लिए वर्ड यूज होता है बायबैक, बाकी किसी का भी पैसा वापस करो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिडेम्पशन, ठीक है। तो जब भी आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करना हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे 5 जगह है जहां पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे। कौन कौन सी? बोनस शेयर के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कब? सिर्फ इशू ऑफ सिक्योरिटीज वाले। उसके अलावा अगर आपको रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है तब, या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है। हम शेयर्स को 2 तरीके से इशू कर सकते हैं ना, टर्म्स ऑफ इशू हमने पढ़ा था, क्या? शेयर्स इशूड एट पार एंड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। पार का मतलब क्या है? जितने का शेयर है उसी फेस वैल्यू पे अगर हम उसे इशू कर देते हैं तो वो पार कहलाता है, लेकिन अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स को इशू किया जाता है तो वो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। अब जब आप ज्यादा पे शेयर्स को इशू कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट को कैसे शो करते हैं आप अपने अकाउंट्स में? प्रॉफिट बढ़ने पे क्या होते हैं? गेन्स बढ़ने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। गेन्स बढ़ने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके लिए गेन है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में प्रीमियम कब रिसीव हुआ है, देखो अगर लमसम का केस है, लमसम के केस में तो एक ही बार पेमेंट आनी होती है ना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम रिसीव हो जाता है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होती, ठीक है। वहां पे आपको कब मिल जाता है प्रीमियम? एप्लीकेशन के टाइम पे ही। बात आती है इंस्टॉलमेंट में कि इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कब मिलेगा। तो भाई या तो क्वेश्चन हमें खुद बता दे कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, फाइनल कॉल पे कब है। बट अगर हमें क्वेश्चन नहीं बताता कि प्रीमियम कब रिसीव होगा, तो हम कब मान के चलते हैं? अलॉटमेंट के टाइम पे। कब मान के चलेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रीमियम कहां शो करना है? अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो एंट्री हमारी बनेगी ये
बाकी सारी एंट्री सेम रहेंगी, वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये जो थर्ड एंट्री आप करते हो अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो इसी में ही आप शो करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि हमारी इनकम है, हमारा गेन है, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ठीक है। सब अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवाए 1 रुपए के प्रीमियम के साथ, ठीक है, और 1 शेयर खरीदा आपने, तो पैसे कैसे मंगवाओगे? 1 शेयर पे टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हो आप? 4 रुपए, तो यहां तो आ जाएगा 4। शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू तक का ही अमाउंट जाता है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट आपका 10 ही गया होगा। आपने अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया है तो उसका इफेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया उसके लिए, ठीक है। तो आप शेयर कैपिटल के नाम का कितना पैसा मांग रहे हो? 3, तो यहां शेयर कैपिटल में जाएगा 1 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3, और जो आपने प्रीमियम एक्स्ट्रा मांगा है तो 1 × 1 1। बात समझ आ गई? इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे आपको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए? 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे एक ही शेयर की कैलकुलेशन करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट आती है, तो वो जो एडजस्टमेंट है वो अब यहाँ से शुरू होती है। आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसे करने के लिए आपको भी इस चैप्टर के बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट से होकर गुजरना है। तो ये समझ लो कि आज से उन कॉन्सेप्ट्स की स्टार्टिंग हो रही है। शेयर्स इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, ये तो उनका बेसिक था। आज से हमारा एक पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब शेयर्स इश्यू होते हैं ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आप अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, मैंने आपको वो नाम नहीं बताया, लेकिन आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि आपने ऑफर किए, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया था प्रीवियस, जिसमें ऑफर हुए थे 15,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 14,000 शेयर्स के लिए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन था। यानी कि जहां पर अप्लाइड शेयर्स आपके इश्यूड शेयर्स से कम रह जाते हैं, उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट है, पता है ना आपको। किसी भी शेयर्स के इशू को वैलिड मानने के लिए, वैलिड अलॉटमेंट के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। आप देखो 15,000 शेयर्स आपने ऑफर किए, 15,000 शेयर्स का 90% कितना हुआ? 13,500। लेकिन आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई थी? 14,000 की। तो अलॉटमेंट वैलिड है, आप शेयर्स इशू कर सकते थे, आपने 14,000 एक्सेप्ट कर लिया और शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन सिर्फ 13,000 की आती तो आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते थे। आपने जो पैसा रिसीव किया हुआ था वो पैसा आपको वापस करना पड़ता। अगर आपको 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है इशूड कैपिटल का, तो हमें पैसा वापस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एज पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें अलाउड ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है। तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इससे हम कैसे डील करते हैं, वो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कैसे हमें पहचानना है क्वेश्चन के अंदर कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, कि अगर आपके अप्लाइड शेयर्स आपके इशूड शेयर से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक XYZ कंपनी है, उसने मार्केट में 15,000 शेयर्स इशू करे, बट द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। तो ये किस चीज का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। लोग आपसे शेयर्स ज्यादा मांगने के लिए आ रहे हैं, आपने ऑफर कम करें, ठीक है। अब हम इसके साथ कैसे डील करें? देखो, पहला तरीका तो बिल्कुल हमारा बहुत आसानी से और देसी तरीका होता है। 3 तरीके से आप ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील कर सकते हो। तो पहला तरीका बिल्कुल देसी, पहले आओ पहले पाओ। मतलब यहां पर क्या है कि जो जब हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है, हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। एक बार तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती होगी, उस टाइम थोड़ी काउंटिंग चल रही होती है, वो तो जब बंद हो जाता है, एक टाइम पीरियड होता है अप्लाई करने के लिए। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं ना कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। तो हमने देखा यार, ऑफर तो 50,000 के लिए किया था, एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ गई हैं, 10,000 एक्स्ट्रा है ना, वापस कर देते हैं 10,000 एप्लीकेशन को। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, वापस कर दो, ठीक है। तो देखो, पहला ऑल्टरनेटिव ही यही है हमारे पास कि अगर कभी आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आती है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपके पास आई हुई होंगी, आप उन एप्लीकेशंस को क्या कर देंगे? वापस।
जब एप्लीकेशन वापस कर दोगे तो आपके पास एप्लीकेशन मनी भी तो आई हुई होगी, उस मनी का क्या करोगे? मनी भी वापस कर दी जाती है, ठीक है। पैसा अपने पास रख नहीं सकते आप, जब आपने उन्हें शेयर्स ही नहीं दिया तो आप उनका पैसा भी अपने पास नहीं रख सकते, उनका पैसा में क्या करना होता है? वापस, ठीक है। सेकंड ऑल्टरनेटिव, अब सेकंड ऑल्टरनेटिव में ना हम थोड़े से ये करते हैं कि यार कस्टमर बनाने, क्लाइंट बनाने, शेयर होल्डर्स बनाने हैं, दुखी नहीं करना, इन्हीं लोगों से तो पैसा आना है हमारे पास, कल को और दोबारा शेयर इशू करने होंगे, अगर इनको हम मना करके वापस भेज देंगे अगली बार हमारे पास आएंगे ही नहीं, है ना भाई। अप्लाई करने की किसी उम्मीद से आए थे ना हमारे पास शेयर्स अप्लाई करने के लिए, तो हमें तो अपने पास शेयर होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए, दुखी नहीं करना, इन्हें भेजना नहीं है। तो अब क्या करें? शेयर्स का बांट दें आधे आधे इनके अंदर? नहीं। अब जैसे कि मेरे पास पिज्जा खाने के लिए मैं बैठी थी, ठीक है, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और बैठी हुई थी, हम तीनों मिलकर पिज्जा खा रहे थे, इतने में 3 लोग और आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें कि या तो उन्हें कहते कि अपना पिज्जा उठा के दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाओ चुपचाप मुंह फेर के, एक तो तरीका ये हुआ जैसे कि इन्होंने किया, मुंह फेर लिया। एक तरीका यह हुआ यार अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, जहां हमें 2-2 पीस मिल रहे थे, 6 वाला था पिज्जा, 6 स्लाइसेस वाला, हमने कहा जहां हमें 2-2 पीस मिल रहे थे ऐसा करते हैं एक एक खा लेते हैं हम, ये जो 3 और आए एक एक इन्हें दे देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि मिल बांट के कर लेंगे काम। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव यही कहता है, वो कहता है किसी को वापस नहीं भेजना, किसी को नाराज नहीं करना, सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव है हमारा पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। मैं इसको बोलती हूं प्रोराटा का प्रोपोर्शन में बांटा, प्रोपोर्शन में बांटा इज प्रोराटा, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब हम यहां पर एक रेशो निकालेंगे और उस रेशो के अकॉर्डिंग हम लोगों में शेयर्स को बांटेंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या कहता है? अब थर्ड ऑल्टरनेटिव कहता है कि अब पिज्जा खाने के लिए बैठे थे, 3 लोग आए थे और मुझे एक से बहुत दिक्कत थी, मैं चाहती थी उस एक को मैं पिज्जा दूं, मैं कहा बाकी दोनों को तो दे दूंगी, एक को नहीं दूंगी, मैंने तो मना कर दिया साफ, मैं तो नहीं दूंगी, यानी कि एक को मैंने कर दिया रिजेक्ट, बाकी दोनों के साथ मैंने शेयरिंग कर ली है। तो ये तीसरा जो ऑल्टरनेटिव है ये पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है, ये कुछ को क्या करता है? रिजेक्ट, और कुछ के साथ क्या लगा देता है? प्रोराटा, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ, पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आपके अप्लाइड शेयर्स इशूड शेयर से ज्यादा होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन से डील हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव, 3 रास्ते हमारे पास। पहला रास्ता कहता है एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस वापस ही कर दो, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, प्रोपोर्शन में बांट दो, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। तीसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कुछ को कर दो रिजेक्ट और कुछ के साथ क्या अप्लाई कर दो? प्रोराटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अब तक जो हम शेयर्स को इशू कर रहे थे वो कैश में कर रहे थे, आप सारी एंट्रीज बैंक से कर रहे थे। आपने अगर उनको शेयर्स दिए तो बदले में आपने उनसे पैसे लिए हैं, लेकिन यहां पर हम शेयर्स देंगे तो सही, लेकिन हम बदले में पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उनसे कोई सामान खरीद रहे हैं या उनका बिजनेस परचेज कर रहे हैं। हम एसेट्स खरीदेंगे या उनका बिजनेस खरीदेंगे और बदले में शेयर्स देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट। अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट आपके पास आएगा, तो आपको पता है एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं? डेबिट। आप उधार में एसेट खरीद रहे हो, अभी फिलहाल आपने पैसा नहीं दिया है, तो जिन लोगों से हम एसेट उधार में खरीद रहे हैं उनको हम बोलेंगे वेंडर। क्या बोलेंगे? वेंडर। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। बट यहीं पे अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, तो जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो उनके एसेट्स भी आपके, उनकी लाइबिलिटीज भी आपकी, ठीक है। तो आप सन्ड्री एसेट्स करेंगे डेबिट, जितने भी एसेट्स लिखे होंगे वहां पर उन सभी को आप डेबिट करते जाएंगे, जितने भी लाइबिलिटीज होंगी आप उनको क्रेडिट करोगे, और जो भी आपका वेंडर से परचेज कंसिडरेशन बनेगा, परचेज कंसिडरेशन मतलब भाई एक नेट अमाउंट, उनके एसेट्स आपने लिए, उनकी लाइबिलिटीज आपने ली, और एक्चुअल में इस बिजनेस को खरीदने के बदले में आपको कितना पैसा उन्हें देना है, आप नेट इफेक्ट क्या है, तो वो परचेज कंसिडरेशन जाएगा वेंडर्स अकाउंट में। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारी क्रेडिट साइड हमारी डेबिट साइड से ज्यादा आ रही होती है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमने उस बिजनेस की गुडविल भी खरीदी होगी, वही हिडन गुडविल होगी एक तरीके से। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हो सकता है हम उसकी गुडविल ही परचेज करें, ये तो हम पढ़ते हुए हैं ना, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब किसी का बिजनेस खरीदा जाता है तो उसकी गुडविल भी खरीदी जाती है। तो अगर कभी आपको डिफरेंस दिखे डेबिट साइड में, कि डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है बिजनेस परचेज करते टाइम, तो वो डिफरेंस आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? डेबिट साइड वाला गुडविल में। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसको, उस बिजनेस को खरीदने पे प्रॉफिट हो, तो ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। 2 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं ना,
एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो होते हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको करके जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाकर जो हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उन्हें रेवेन्यू प्रॉफिट्स कहते हैं। लेकिन इस तरीके के जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें कैपिटल प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट्स कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर कभी आपको बिजनेस को खरीदने पर प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपकी डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रही होगी। एंट्री तो देखो वही है यहाँ पे भी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट। बस यहाँ पे क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो हमने डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, यहाँ हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी तो हमने डिफरेंस गुडविल में ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसके बाद ये तो था सामान खरीदने का हिसाब किताब। हमने सामान खरीद लिया है, वेंडर को अपना क्रेडिटर बना लिया है। अब उन्हें बदले में कुछ तो देना है, या तो पैसे देंगे या शेयर्स देंगे। कई बार ऐसा भी होता है थोड़ा सा पैसा दे देते हैं और बाकी के लिए शेयर दे देते हैं। अगर पैसा दे रहे होगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी वो आगे आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। बट अगर शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर्स देने के दो तरीके हैं, ये हम सीख चुके हैं। टर्म्स ऑफ इशू दो होते हैं, या तो एट पार पे देते हैं या एट प्रीमियम पे देते हैं। अगर आप एट पार पे शेयर्स दे रहे हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप प्रीमियम पे दोगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिंपल है एंट्री। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि कितने शेयर्स देने हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कितने शेयर्स देने हैं तो ठीक, बट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड का, जो कि है परचेज कंसिडरेशन। यहां पे था परचेज कंसिडरेशन, कितने का आपने वो सामान या कितने का आपने वो बिजनेस खरीदा, या मैं कहूँ कितना पैसा आपने उनको देना है। तो परचेज कंसिडरेशन मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के लिखा भी है, अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा आपने उसको देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, और इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है मार्केट में आपने कितने का उसको निकाला है। अगर आपकी फेस वैल्यू, या जैसे हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, अगर वो इशू प्राइस के सेम है तो उसे पार पे कहते हो आप। लेकिन अगर आपकी फेस वैल्यू इशू प्राइस से कम है, या मैं बोलूं इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या आपने प्रीमियम पे इशू किया है। तो यहां पर मैंने फेस वैल्यू नहीं लिखा है, इशू प्राइस लिखा है। तो अगर एट पार का केस है तो भाई फेस वैल्यू ही लिख दोगे आप एज इट इज, जैसे कि 10 का शेयर है तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो आप फेस वैल्यू में पहले प्रीमियम प्लस करोगे। जैसे कि 10 का शेयर अगर 12 में जा रहा है तो आप यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे, 10 + 2। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने शेयर्स इशू करने सीखे। हमने शेयर्स इशू करे एट पार, एट प्रीमियम, हमने अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, प्रोराटा अलॉटमेंट सीखा हमने। उसके अलावा हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जस्ट लास्ट क्लास में सीखा। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये कंसेप्ट भी हमने सीख लिए हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट में हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक तो जरूरी है। तो उसके लिए पहले हम जो एक पुरानी कहानी याद करते हैं, नहीं रामायण नहीं, रामायण में नहीं जाएंगे, पुरानी कहानी याद करते हैं। और कहानी थी जब मैंने, याद है मेरी लॉटरी लगी थी और मैंने कार खरीदी थी, बंगला खरीदा था, याद करो। तो मैंने वो जो कार खरीदी थी ना, नहीं आइए इस्तेमाल करिए, मैंने उसकी टोकन मनी दी थी, मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी थी, किस्तें शुरू हो चुकी थी, एक किस्त दी थी, दूसरी किस्त नहीं दी। मेरे को बैंक वालों ने नोटिस भेजा, मतलब पहले बैंक वालों ने कहा दूसरी किस्त मांगी, मैंने दूसरी किस्त भी नहीं दी। तीसरी किस्त मांगी, मैंने नहीं दी, मैं हल्के में ले रही थी बैंक वालों को। तो उसके बाद बैंक वालों ने ना मेरे को एक नोटिस दिया, मेरे घर पे एक नोटिस आया, और ये नोटिस का टाइम पीरियड कम से कम 14 डेज का होना चाहिए। कम से कम 14 डेज का एक नोटिस पीरियड मेरे पास आया, जिसमें मुझसे ये कहा गया कि अगर आपने इन कुछ दिनों के अंदर पैसा नहीं दिया तो हम आएंगे और आपकी गाड़ी उठा के लेकर चले जाएंगे। और बिना चाबी के ही ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं दी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने नहीं दी। तो क्या हुआ, वो आए, मेरी गाड़ी जब्त करके लेकर चले गए। मैंने कहा कि हेलो सुनो तो सही, तुम गाड़ी तो लेके जा रहे हो, अब तक जो मैंने इस पर किस्तें, टोकन मनी, डाउन पेमेंट भरा है वो तो दे दो।
तो मुझे ऐसे बहुत प्यारा सा बाय करते हुए चले गए और मैं वहां खड़ी खड़ी देखती रह गई। मतलब मेरा एसेट भी चला गया और अब तक जो मैंने उसके ऊपर पैसा भरा था वो भी गया। और गाड़ी भी चलाने पड़ी। और गाड़ी, हाँ मैं तब तक सीख ही रही थी अब तक तो ये क्या हुआ कि क्यों हुआ ये सब मेरे साथ, क्योंकि मैंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, मैं पेमेंट नहीं दे पाई। उनके बहुत सारे कांस्टेंट रिमाइंडर के बाद भी मैंने उनको पैसा नहीं दिया। कुछ ऐसा ही शेयर होल्डर्स के साथ भी होता है। हम उनसे इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांग रहे होते हैं ना, हम उनको भी एक टाइम पीरियड देते हैं कि पैसा दे दो, अगर अब नहीं दिया तो आप पैसा दे दो, आगे दे दो। जब वो नहीं देते तो हमें भी उन्हें कम से कम 14 दिन का एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है। और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो हमें पैसा नहीं देते हैं तो हम उनके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कोई एक ऐसा एसेट तो है नहीं मैं उनके घर से जाकर उठा के ले आऊं, तो यहाँ पर क्योंकि हम ऑनरशिप दे रहे होते हैं तो हम उनकी ऑनरशिप को कैंसिल कर देते हैं। तो उसी वर्ड को यहाँ पर बोला जाता है फोरफीचर। फोरफीचर मतलब द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कि आपके नाम की जब तक हमने ऑनरशिप ट्रांसफर करी थी वो ऑनरशिप अब आपसे लेकर हम कैंसिल कर देते हैं। और सेम काम यहाँ पर भी होता है, ऑनरशिप भी हमारे हाथ में वापस आ चुकी होती है और अब तक आपने उन शेयर्स के ऊपर जो भी पैसा दिया होता है वो भी कंपनी का हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कि फोरफीचर होता क्या है। अब बैंक वालों ने जो मेरी गाड़ी मेरे पास से जब्त करके लेके रखी हुई थी, क्या वो सारी गाड़ी ऐसे कितने लोगों से लेकर इकट्ठी करते होंगे, क्या लाइन लगा रखी होगी उन्होंने वहां पे, क्या करते होंगे वो उसका फर्दर आगे बेच देते होंगे, वो आगे उन चीजों का ऑक्शन कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं उन चीजों की, यानी कि उनको आगे रीसेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी तो शेयर्स लेके रखे हुए हैं ना, हम भी उन शेयर्स को क्या कर देते हैं आगे फर्दर री इशू। अच्छा, जब उन्होंने वो गाड़ी दोबारा बेची होगी किसी को, फिर से इंस्टॉलमेंट में बेची होगी, क्या वो वन टाइम पेमेंट में बेची जाती है। इसी तरीके से जब यहाँ पर भी शेयर्स अब दोबारा री इशू होंगे तो लमसम में होंगे, वन टाइम पेमेंट ही होगी अब। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट फोरफीचर री इशू कंपनीज में कैसे होता है। तो अब एंट्रीज क्या होती हैं, देखो आपने शेयर्स को दो तरीके से इशू किया होगा, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। तो अगर आपने शेयर पार पे इशू कर रखा होगा तो एंट्री क्या होगी। दूसरी बात, अब आप ये भी याद करो कि जब आपने शेयर्स इशू करे थे तो आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था या डेबिट किया था, क्रेडिट किया था। अब जब आप वो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट। तो इसलिए देखो आपने यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सारे शेयर्स हमें डेबिट करने हैं, नहीं, जिन शेयर्स को हम छीन रहे हैं, जिन शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, हम उन शेयर्स को यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, फोरफिटेड शेयर्स से। फोरफिटेड शेयर्स इनटू मैंने लिखा कॉल्ड अप अमाउंट। देखो जब आप इंस्टॉलमेंट वाले केस में होते हो तो इंस्टॉलमेंट वाले केस में आप धीरे धीरे शेयर्स में पैसा डाल रहे हो ना। 10 का शेयर है, 2 एप्लीकेशन पे मांगा, 3 अलॉटमेंट पे मांगा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे, इस तरीके से आप मांग रहे थे ना पैसे। तो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी तो इंस्टॉलमेंट में कर रहे थे। सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, और अभी आगे आपने सेकेंड कॉल मांगी ही नहीं थी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की आपने मांगी ही नहीं है। किसी पर्सन ने आपके 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और आपने शेयर छीन लिए। मैंने कहा मांगा कितना पैसा मैंने उससे, कितना पैसा मांगा मैंने उससे, 2 + 3 + 5 7 रुपए। तो मैंने 7 रुपए से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा ना, क्योंकि हम ड्यू करते हैं ना शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो जितने से मैंने क्रेडिट किया उतने से ही तो डेबिट कर सकती हूँ। तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई भी कितने से करना है, कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना पैसा हमने मांग लिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया कॉल्ड अप से। 10 का शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना मांग लिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब मैंने मांगा तो उससे 7 रुपए, मुझे मिला कितना, 7 रुपए में से कितने पैसे मिले मुझे, सिर्फ ये एप्लीकेशन मनी, ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल दी। तो जो पैसा मिल गया उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करते हैं हम, जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्या नाम है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अभी इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। तो हमने जो पैसा उन पे रिसीव कर लिया है शेयर्स पे, कौन से शेयर्स पे, जिन शेयर्स को हमने छीन लिया है, तो वो पैसा किस पे जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स में। और जो पैसा हमें नहीं मिला, जैसे मैंने कहा ना कि अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो आप यहां लिख दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर कॉल अकाउंट। और अगर आपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन कर रखा है तो नाम नहीं लिखोगे, फिर सीधे 2 कॉल्स इन एरियर्स लिखोगे। ठीक है, या तो ये लिखा जाएगा या कॉल्स इन एरियर्स। अगर आपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया था अकाउंट तो कॉल्स इन एरियर्स का नाम लिखोगे, नहीं किया है तो जो कॉल का नाम है वही कॉल का नाम आप एज इट इज यहां पर लिख दोगे। ठीक, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये क्या है। देखो
मैंने जिस शेयर को कैंसिल करके अपने पास रखा, उसका अब तक का जो पैसा है मेरे पास, मैं उसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैं उसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? ये नहीं कि मैं उसे किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती मैं। मुझे वो शेयर्स फर्दर रीसेल करने हैं, और रीसेल करने पे हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जितने का मेरा शेयर है उतने का ही चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शेयर जितने का है उससे ज्यादा पे चला जाए। अगर ज्यादा पे चला जाएगा तो वो तो मेरे लिए प्रॉफिट है, जो कि मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगी। ये सारा का सारा पैसा मेरे लिए एक तरीके से प्रॉफिट है ना फिलहाल, क्योंकि शेयर्स भी मेरे पास आ गए, पैसा ही मेरे पास आ गया। अभी फिलहाल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये मेरा अभी मेरी लाइबिलिटी है। जब तक ये पैसा, जब तक जिन शेयर्स को आपने छीन कर, जब तक आपने शेयर्स को कैंसिल करके री इशू ना कर दिया हो, तब तक इस पैसे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तब तक आपके लिए प्रॉफिट नहीं है। जिस दिन आपने इन शेयर्स को री इशू कर दिया, तब भी आपके पास अगर इसके अंदर पैसा बच गया तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, तब वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद बेचने पे लॉस भी तो हो सकता है, तो उस लॉस की भरपाई ना मैं इस पैसे से कर लेती हूं। भाई ये पैसा हमारे लिए एक्स्ट्रा ही तो है, शेयर्स तो है हमारे पास, उसका पैसा भी हमने इकट्ठा कर रखा है। रीसेल करने पे कल को अगर हमें नुकसान हो गया तो उस नुकसान को यहां से निकाल लेंगे। और जरूरी थोड़ी कि जितना पैसा उतना पूरा ही नुकसान हो जाएगा। कम का नुकसान हुआ तो बाकी बचा हुआ फिर से हमारे लिए प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ री इशू। और अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट कहां चले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। अगर आपने शेयर्स इशू प्रीमियम पे किए हुए हो तो, ये तो पार का केस था। अगर प्रीमियम पे इशू किए होंगे तो दो कंसेप्ट अराइज होते हैं, आपको प्रीमियम मिल गया है, आपको प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम मिल गया या प्रीमियम नहीं मिला है। अगर प्रीमियम मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपने ना प्रीमियम का अकाउंट सेपरेट ओपन कर रखा होता है। क्या होती है? एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जब मिल जाता है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो अगर प्रीमियम मिल गया है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सेम एंट्री यहां आ जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है सेम एंट्री एज पास्ड इन वन, यानी कि एट पार के टाइम पे जो आपने सीखी एंट्री बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां पे हमने ड्यू किया, वहीं हमें मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां आती है? जब प्रीमियम ना मिला हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम नहीं मिला है? देखो कैसे पता चलेगा, इसी वाले केस पे चलते हैं। मैंने कहा 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे हम ले रहे हैं, टोटल 5 रुपए, और उसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। मैंने कहा अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो क्या प्रीमियम मिल गया होगा? नहीं मिला होगा ना। जिस कॉल पे आप प्रीमियम मांग रहे हो, अगर वो कॉल ही नहीं मिली तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। पता चल गया कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो अब अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपने प्रीमियम अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। आपने करा ना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्रेडिट कर रखा है ना। और क्या प्रीमियम मिलने वाला है कभी? जिन शेयर्स को आपने छीन लिया है उनसे क्या प्रीमियम मांगने जाओगे? तुम नहीं मांग सकते ना। तो वो अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, वहां क्रेडिट कर रखा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? डेबिट। शेयर कैपिटल तो डेबिट करना ही एज इट इज, जो यहाँ सीखा आपने, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। टू फॉरफिटेड शेयर्स एज इट इज, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल और कॉल सीजन, बाकी सब कुछ सेम है। बस यहाँ अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड करके लिखना है। और अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो आपको प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना होता। अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को देखना भी नहीं, आंख बंद कर लेना उसे देख के। अगर मिल गया है तो, नहीं मिला है तो वो डेबिट में भी उसका इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट में भी उसका इफेक्ट जाएगा। समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब री इशू देख लेते हैं। तो री इशू ऑफ शेयर्स, अब हमने ये तो देख लिया कि शेयर्स फॉरफिट कैसे करने हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने देख लिया। अब जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं, अब उन्हें री इशू करना है। अब री इशू 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, तीसरा, अब तक तो आपने ये सीखा ना, एट पार एट प्रीमियम। री इशू एट लॉस और एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि हम आपने अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया कि आपने हमें सेक्शन 53 पढ़ाया था और उसमें आपने ये कहा था कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते हैं। मैं अभी भी उसी बात को कहती हूँ कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते हैं। हमारा जो सेक्शन 53 है वो हमें अलाउड नहीं करता डिस्काउंट पे शेयर इशू करना। यहाँ हम शेयर्स डिस्काउंट या लॉस पे इसलिए इशू कर पाते हैं क्योंकि इसकी भरपाई के लिए हमारे पास पैसा रखा हुआ है। याद है ना फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, वो हमारे पास रखा हुआ है, इसीलिए ये डिस्काउंट या लॉस पे इशू हो सकते हैं। तो इसकी कहानी थोड़ी सी और लंबी है, उसे बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आपने शेयर्स फॉरफिट कर रखे हैं, उन्हें री इशू करना या वन टाइम पेमेंट होती है,
तो कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल वॉल का कोई झंझट ही नहीं है, सीधे आपने बेचा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा आपके पास पैसा आया, आपने शेयर्स दे दिए, पार पे था, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, तो कुछ और लिखना भी नहीं है। अगर वही चीज प्रीमियम पे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम के लिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, तो यहां पूरे 12 रुपए आए, यहां 10 और यहां 2 रुपए, ठीक, सिंपल। उसके बाद यहां आते हैं लॉस और डिस्काउंट वाले केस में। फिर से वही बात मैं बोलूंगी कि सेक्शन 53 हमें अलाउड नहीं करता डिस्काउंट पे इशू करना, बिल्कुल यही बात है, यहां पर भी हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा रखा हुआ है इस नुकसान को भरने के लिए, तो जितने तक का नुकसान है वो सिर्फ उसके बराबर हो सकता है जितना पैसा हमने रख रखा है। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रीवियस वाले केस में 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे थे, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे थे, ठीक है। कितना पैसा आया हुआ था हमारे पास? सिर्फ एप्लीकेशन का, ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, कितना पैसा दिया है? सिर्फ 2 रुपए। तो ये 2 रुपए इकट्ठे होके रखे हुए ना हमारे पास, कौन से अकाउंट में? फॉरफिटेड शेयर्स में। तो अगर मुझे अब अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे या लॉस पे री इशू करना है, तो मैं सिर्फ 2 रुपए तक का ही डिस्काउंट या लॉस बियर कर सकती हूँ। अगर उससे ज्यादा भी मैंने बेचा तो सेक्शन 53 आके खड़ा हो जाएगा कि हमने तो मना किया था, डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते। ये तो आपके पास पैसा रखा हुआ है, आप भरपाई कर पा रहे हो, इसलिए हमने अलाउड कर दिया है। आपके पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है, इससे ज्यादा पे इशू नहीं कर सकते आप। 2 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट आपको अलाउड नहीं है। यहां से हमें यह पता चला कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट की लिमिट कितनी है। मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट कितना जो डिस्काउंट पे आप कर सकते हो, वो है अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फॉरफिटेड शेयर्स। जितना पैसा आपने रिसीव कर रखा है उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहां पर इसलिए एंट्री हो जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, वहां फॉरफिटेड शेयर्स में अकाउंट क्रेडिट में है, तो यहां डेबिट करके उसको यूज कर लेते हैं टू शेयर कैपिटल। क्या आप एक शेयर को तीनों टाइम री इशू कर सकते हो? एक टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा या फिर लॉस पे होगा। चाहे आप किसी पे भी री इशू करो, ये कॉमन एंट्री लास्ट में करनी होती है, पार के बाद भी होती है, प्रीमियम के बाद भी होती है, लॉस के बाद भी होती है, ठीक है। अब ये कॉमन एंट्री है क्या? एंट्री है फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। आपने जिन शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर दिया है, जिन शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर दिया है, अगर अभी भी उसका थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो वो आपके लिए गेन है, तो वो गेन कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो इसलिए एंट्री बनती है फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। जिन शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर दिया है उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जैसे कि सपोज करो आपने 500 शेयर्स छीने, 300 बेचे, तो सिर्फ 300 पे बचा हुआ पैसा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 300 हम बेच चुके, उस पे अगर हमारे पास अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो जाना है। अभी भी 200 शेयर्स का पैसा हमारा फॉरफिटेड शेयर्स में रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखवा दिया, बाकी क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं फॉरफीचर और री इशू का। इस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। आप ना पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाते हुए आए हो, बट वो मैं उसे कहूंगी कि वो एक देसी बैलेंस शीट थी, जिसमें आपने लाइबिलिटीज, एसेट्स, जो आपको लाइबिलिटी साइड दिखी आपने वहां पे प्लेस कर दी, कोई भी कहीं भी आप प्लेस कर रहे थे, एसेट्स दिखे वो आपने प्लेस कर दिए। लेकिन अब जो आप बैलेंस शीट पढ़ने जा रहे हो, मैं ऐसे कहूँगी मॉडर्न बैलेंस शीट है वो हमारी। अब तक आपने ऐसा फॉर्मेट नहीं देखा है बैलेंस शीट का, और आज जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रही हूँ वो उस बैलेंस शीट का सिर्फ 10% फॉर्मेट ही है। पूरी पेज की बैलेंस शीट है। जब हम वॉल्यूम 3 करेंगे ना, वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1, हम वहाँ उस पूरी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। यहाँ हमें क्योंकि सिर्फ शेयर कैपिटल का काम है, तो हम सिर्फ उतनी ही बैलेंस शीट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, तो देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, पर ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। जब भी आप कभी बैलेंस शीट पूरी ना बनाकर जस्ट उसका एक पार्ट शो कर रहे होते हो, यानी कि जब आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस चीज को हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हो ना एक्सट्रैक्ट, क्या होता है एक्सट्रैक्ट? द पार्ट ऑफ दैट पोएम, पर्टिकुलर एक पैसेज होता है, सिंपल। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर भी आप बैलेंस शीट पूरी थोड़ी ना बनाने जा रहे हो, आप जस्ट उसका एक पार्ट सीख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम उसको क्या लिख रहे हैं? एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज ऑन, ये तो आपको पता ही है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये है मेन चीज हमारे लिए, नोट नंबर और अमाउंट। स्टार्टिंग होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से। इक्विटीज मतलब शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइबिलिटीज हमारी करंट लाइबिलिटी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। अब
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पहला पार्ट शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास 3 तरीके से होगा यहाँ पे, बट पढ़ना में 2 तरीके से, ये सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। मैंने अभी फिलहाल एक ही डिस्प्ले किया है जो कि है शेयर कैपिटल। दूसरा एक और जो आप इस्तेमाल करोगे वो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो मैं लिख ही देती हूँ इसमें साथ में, जो मेन आपके काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। बैलेंस शीट में सिर्फ हम मेन चीज लिखेंगे कि शेयर कैपिटल है कितने की, पेड अप कैपिटल, बेसिकली यहां आता है आपका पेड अप कैपिटल। तो यहां पर सिर्फ उतना अमाउंट लिखा जाएगा कि पेड अप कितना है, बट डिस्क्रिप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा है शेयर कैपिटल का, वो सारा डिस्क्रिप्शन आता है नोट्स टू अकाउंट्स में। आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे होगे अकाउंटेंसी के, बनाने शुरू कर दिए क्या? तो अभी इसलिए पता नहीं है। जब अभी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसमें आप करोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें आप बैलेंस शीट्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करोगे। तो जब कंपनी की बैलेंस शीट निकालोगे ना, देखना उसके अंदर 2-3 पेज के तो नोट्स टू अकाउंट्स ही होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ मेन अमाउंट लिखा होता है, एक्चुअल अमाउंट, बाकी उनकी डिटेल सारी नोट्स टू अकाउंट्स में होती है। तो मेन रोल ना इसका है, नोट्स टू अकाउंट्स का। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स है क्या? हमारी शेयर कैपिटल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, नॉमिनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी कि सबसे ज्यादा कैपिटल होती है हमारी कंपनी की, तो जो हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराते हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो आप लिखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को इशू किया है फॉर द सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ पे आ जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इशूड का पार्ट जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, बट ये सब्सक्राइब फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इन दोनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेन इसको समझना है हमें, जो कि आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। फिर भी सुन लो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जितनी नॉमिनल वैल्यू है, या हम सिर्फ उन शेयर्स को लिखेंगे जिसपे पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव हो गई है। नॉट फुल्ली पेड अप, जिनके ऊपर पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव नहीं हुई, चाहे उन्होंने दिया ना हो, चाहे हमने मंगवाया ना हो। जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, 10 का शेयर था, हमने 10 रुपए मांगे, हमें मिले 8 रुपए, तो फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप है? नॉट फुल्ली पेड अप है। 10 का शेयर था, हमने मांगे ही 8 और उन्होंने 8 दे दिए, तो क्या मानेंगे आप इसे? तब भी आप इसे नॉट फुल्ली पेड अप मानेंगे। जब तक आपको पूरी नॉमिनल वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक पूरी नॉमिनल वैल्यू नहीं मिल जाती, चाहे हम मांगे चाहे ना मांगे, वो फुल्ली पेड अप में नहीं आएगी। जब मिल जाएगी पूरी नॉमिनल वैल्यू, तभी उन शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालेंगे।